हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूरोपियन वाइब्स। मेरा नाम है अतुल शर्मा और आज का जो टॉपिक है वो बहुत स्पेशल टॉपिक है। स्पेशल इसलिए क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा था कि सर वर्क परमिट के लिए ख़र्चा कितना आता है। मैं चाहता तो बहुत छोटा सा आंसर भी दे सकता था कि भैया इतना खर्चा आता है, बट नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिले। बिकॉज़ मेरा ना इस प्लेटफॉर्म पे आने का, यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का पर्पस ही यही है। द मेन मोटो इज़ टू प्रोवाइड यू अ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। मेरे भाई का ये कमेंट देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो सुखजिंदर जी नाम है इनका और इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। मैंने इनको जवाब में भी यही लिखा था कि सर आप वेट कीजिए। कल ही इनका कमेंट आया था और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज़ मुझे ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सर वर्क परमिट पे खर्चा, क्योंकि एजेंट कोई 8 लाख कोई 10 लाख, लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितना आता है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन मैं 2 व्लॉग बनाने वाला हूँ और ये दोनों व्लॉग मैंने कमेंट में पूछे गए क्वेश्चन के ऊपर ही बनाए हैं। एक तो ये सुखजिंदर जी का बनाना है, बहुत ज़रूरी है, और सेकंड मेरी एक बहन टिशा ने पूछा था कि इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। वो बहुत पैनिक हुए हैं और नर्वस हैं बिकॉज़ यार हर बंदा होता है, और जिसने फ़र्स्ट टाइम एम्बेसी का इंटरव्यू फेस करना है वो तो होगा। बिकॉज़ मैंने भी फ़र्स्ट टाइम जब अपना इंटरव्यू फेस किया है अभी रिसेंटली, तो मैं भी कहीं ना कहीं नर्वस और पैनिक तो यार बंदा होता ही है कि क्या पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चंस होंगे। तो यार अच्छा होगा कि अगर मैं आपको पहले ही वो बता दूं तो आपको थोड़ा सा यू विल फील लिटिल रिलैक्स्ड एंड आपको पहले से ही थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब टिशा ने मेरे को 2 बार ये चीज़ पूछी कि क्वेश्चन टाइप्स बताइए कैसे होते हैं। अब क्वेश्चन टाइप बताने के लिए ना मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा और वो वीडियो भी मैं आज शाम को शूट करके कल सुबह तक लाइव कर दूंगा। आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अभी बात करते हैं सुखजिंदर जी की क्वेरी पे कि वर्क परमिट में खर्चा कितना आता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को। मुझे सिर्फ मेरा जो मेन मोटिव मैंने आपको बताया कि आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रही है, तभी आप वीडियो पसंद कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरह मुझे इंस्पायर करते रहिएगा। आप लोगों की लाइक्स और आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए स्ट्रेंथ है, इंस्पिरेशन है और वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ मेरी हिम्मत बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि गाइज आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, लास्ट मेरी वीडियो थी हंगरी वर्क परमिट के ऊपर। उसमें मैंने बताया था कि वर्क परमिट कैसे मिलता है, आप कैसे खुद से वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, क्या 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 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है, वो मैंने सारा उसमें डिटेल में बताया था। अब आपने पूछ लिया कि खर्चा कितना होता है, तो इस पे खर्चा की बात करें तो अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ एक लाइन में खर्चा सुनना है, तो खर्चा एजेंट के थ्रू अगर आप कराते हो तो सर आपका खर्चा आता है जेन्युइनली 6 लाख तक मान सकते हो आप। मैक्स टू मैक्स 6.5, मतलब 5.5 से लेके 6.5 लाख के बीच में अगर कोई आपसे एजेंट ले रहा है और जो जेन्युइन है वो आप उसको प्रोसेस करा सकते हैं, बिकॉज इतना रेट है मार्केट में। और अगर अब मैं बात करूं कि एक्चुअल में खर्चा कितना आता है, तो वो है जी सिर्फ 1.5 लाख के आसपास। तो इतना खर्चा आता है। मैंने ऑलरेडी सारे नोट्स बनाए हुए हैं। जी हाँ, 1 लाख, 1.5 लाख भी नहीं, 1.5 लाख से भी कम है, 1,42,500 रुपये का एग्जैक्ट खर्चा आता है। अब वो कैसे खर्चा आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वर्क परमिट में सबसे पहले ना आपको एम्प्लॉयर चाहिए होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसका प्रोसेस क्या रहता है, क्योंकि देखो मेन काम उसका रहता है। वर्क परमिट में आपका इतना काम नहीं है जितना काम एम्प्लॉयर का है, बिकॉज जो बंदा आपको वहाँ पे इनवाइट कर रहा है वर्क के लिए, उसको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के साथ, प्रोटोकॉल के साथ उस वीज़ा को प्रोसेस कराना पड़ता है और प्रॉपर अप्रूवल लेना पड़ता है वहाँ के लेबर ऑफिस से भी और एम्बेसी से भी। तो अगर मैं बात करूँ
अब एम्प्लॉयर की, तो एम्प्लॉयर का देखो सबसे पहले वो एक एडवर्टीज़मेंट लॉन्च करता है वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि मुझे इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए एक एम्प्लॉय चाहिए या एक रिसोर्स चाहिए, और उसको 15 डेज़ के लिए वो ऐड को लाइव रखना पड़ता है वहाँ पे। तो अगर वो 15 दिन तक भी उसको वो बंदा वहाँ पे मतलब लोकल वो नहीं हायर कर पा रहा है या उसको वो स्किल सेट का बंदा हंगरी में नहीं मिल पा रहा है उस पर्टिकुलर सैलरी ब्रैकेट में जिसमें वो एक्चुअली में चाह रहा है, उसके बाद वो अपनी एप्लीकेशन जो है लेबर ऑफिस में डालता है कि देखिए सर, मेरे को ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है मैन पावर की, मेरा बिज़नेस सफ़र कर रहा है, लेकिन मैंने ऐड भी दिया था 15 डेज़ का, लेकिन मुझे यहाँ पे जो जिस लेवल का बंदा चाहिए वो नहीं मिला, इसलिए मैं आउट ऑफ हंगरी से किसी और कंट्री से एम्प्लॉय को हायर करना चाहता हूँ, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश, नेपाल या किसी भी यूरोपियन कंट्री से भी हो सकता है। अब उसने वो एप्लीकेशन सबमिट किया, उसकी उस एप्लीकेशन का जवाब लेबर ऑफिस उसको 30 दिन के अंदर देती है कि आप अप्रूव करती है कि मतलब आप, हाँ ठीक है, हम लोग आपकी बात से एग्री हैं और आप इसको जो है आप बाहर से बंदे को हायर कर सकते हो। अब जब उसको वो फाइनल अप्रूवल मिल जाता है तो एक तरह से वो वर्क परमिट इशू हो जाता है। अब वो उस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, वो एक खाली वर्क परमिट इशू कर देते हैं एम्प्लॉयर को कि ठीक है, आप किसी को हायर करना चाहते हो, आप कर सकते हो। अब वो वर्क परमिट के साथ वो एम्प्लॉय को ढूंढेगा या जो भी उसने एम्प्लॉय आइडेंटिफाई किया होगा, फॉर एग्जांपल उसने आपको आइडेंटिफाई किया हुआ है इंडिया से या पाकिस्तान से, कहीं से भी, तो आपके साथ वो कांटेक्ट करेगा या आप उसके साथ कांटेक्ट करते हो, आपका आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट सेंड करता है आपको, आप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसको वापस भेजते हो। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ऊपर लिंक दे रहा हूँ, वो देख लेना, पिछली वीडियो में बताया था सारा कुछ। तो जब आप वो साइन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद आप वो कॉन्ट्रैक्ट जब उसको वापस भेज देते हो ना, फिर वो एक उसको फाइल बना के एम्बेसी में वहाँ पे सबमिट कराता है कि ये बंदा मुझको वहाँ से बुलाना है, जिसके भैया 100% चांसेस होते हैं, 100% का, जिसमें आपका कंफर्म है आपका वीज़ा आएगा। तो अब उसका जो एक्चुअल खर्चा आता है ना इसमें, वो आता है 1300 यूरो का, और जिस पे 27% टैक्स लगता है। तो अब वो 1300 यूरो कैसे आता है उसको भी बाइफरकेट करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट की जो फ़ीस होती है वो 1000 यूरो उसको पे करना है। वो 1000 यूरो पे करी, प्लस टैक्स जोड़ते रहना 27%। और सोशल सिक्योरिटी कार्ड 200 यूरो। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी कार्ड को आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे इंडिया में ESIC बेनिफिट होता है ना, मेडिकल में आपको कुछ भी चाहिए, आप बीमार हो या आपको मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए, तो आप इस सोशल सिक्योरिटी कार्ड के थ्रू आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हो और आप अपने बेनिफिट्स ले सकते हो या मेडिसिन ले सकते हो या ट्रीटमेंट ले सकते हो। थर्ड आता है जी टैक्स नंबर, जिसका फीस होता है 100 यूरो, 100 यूरो। तो टोटल बना 1300 यूरो, जिसपे 27% टैक्स लगाएंगे तो ये बनेगा 1651 यूरो इन टोटल। अब 1651 यूरो को कन्वर्ट करोगे अगर आप इंडियन करेंसी में, तो वो बनेगा 1,42,500 रुपये के आसपास। तो मतलब 1.5 लाख के आसपास मोटा मोटा लगा लो कि आपका खर्चा आता है, मतलब उस बंदे का खर्चा आता है, एम्प्लॉयर का खर्चा आता है। अब अगर आपसे एजेंट यार कोई 6 लाख रुपए मांग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब 1.5 लाख में से बाकी जितना भी बचा वो सारा उसका है, नहीं। वहाँ के एम्प्लॉयर भी पैसे के लिए ही जो है वर्क परमिट्स को इशू करवाते हैं, और ये एक तरह का बिज़नेस मान लीजिए। उनके एक पंथ दो काम होते हैं, उनको मैन पावर भी मिल जाती है, साथ में पैसे भी मिल जाते हैं। एक और छोटी सी कन्फ्यूजन मैं आपकी क्लियर करता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि टाइप डी वीज़ा ओपन हो गया कि नहीं हो गया। टाइप डी वीज़ा होता क्या यार? टाइप डी वीज़ा वही होता है, टाइप डी वीज़ा बेसिकली लॉन्ग टर्म वीज़ा को बोलते हैं। चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए आप ले रहे हो, 90 दिन से ऊपर अगर आपको कंट्री में स्टे करना है ना, तो वो टाइप डी कैटेगरी में चला जाता है। चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो या बिज़नेस वीज़ा हो, किसी भी
अगर ये इन वीज़ा पे आप जब भी जाते हो तो वो टाइप डी में ही आता है, तो ऑब्वियसली यार टाइप डी वीज़ा ओपन है भाई, एम्बेसी एक्सेप्ट कर रही है एप्लीकेशंस और प्रोसेस भी हो रही हैं चीज़ें, थोड़ा डिले हो रहा है बस, ये ज़रूर है। दो तरह के वीज़ा होते हैं, टाइप सी और टाइप डी। टाइप सी होता है शॉर्ट टर्म वीज़ा जिसको हम 90 डेज़ के लिए भी बोल देते हैं, टाइप सी को सिंगल एंट्री वीज़ा भी बोल देते हैं, इंडिविजुअल वीज़ा भी बोल देते हैं और टाइप सी वीज़ा भी बोल देते हैं। तो वो शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है जिसमें आप 90 डेज़ से ऊपर स्टे नहीं कर सकते हो कंट्री के अंदर। तो ये भी बहुत सारे रीजंस के लिए मिलता है, जैसे किसी को अपनी फैमिली से मिलने जाना है, या फिर किसी को कुछ ट्रीटमेंट कराने जाना है, किसी की डेथ हो गई है, उसका फ्यूनरल अटेंड करने जाना है, तो इन कारणों की वजह से वो वीज़ा दिया जाता है। और टाइप सी वीज़ा में सीजनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी आता है, जिसको मतलब जैसे कहीं एग्रीकल्चर में जाना है ना, किसी को प्रॉपर सीज़न के लिए बस एक मैन पावर बाहर से बुलानी है, लेबर बुलानी है, तो सीजनल वीज़ा भी आता है जिसको हम सीजनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बोलते हैं, जो 90 दिन का होता है, उससे ज़्यादा ऊपर आप स्टे नहीं कर सकते। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।